अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। नया दिन के साथ मैं हूँ महक असलम। एक नया दिन है, नई सुबह है, नया अज़्म है। वर्किंग डे का पहला दिन है, यानी मंडे है। और अक्सर ऐसा होता है कि मंडे को काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि आप एक लंबा वीकेंड गुजार के आए होते हैं। लंबे वीकेंड से मुराद है कि सैटरडे संडे जिन लोगों को ऑफ होता है ना, मंडे को तो थोड़ी सी मुश्किल होती है काम का आगाज़ करने में। लेकिन हमारी मॉर्निंग इतनी एनर्जेटिक होनी चाहिए कि हम अपना पूरा दिन एनर्जी से भरपूर गुजारें, क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि हफ्ते का पहला दिन हो, दिन का आगाज़ हो, अगर अच्छा होता है तो पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। हम बहुत सारे मौज़ूआत आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। और हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात से करें। और वो जो अच्छी बात है वो ये होती है जी कि आपके दिन का आगाज़ एक अच्छी बात से हो रहा है, और फिर पूरा दिन आपका जो पूरा आपका दिन है बड़ा अच्छा गुजरे, और वो अच्छी बात आप सोचते रहें कि अच्छा सुबह के वक्त महक ने ये कहा था, हाँ बिल्कुल ठीक कहा था। तो जो आज की अच्छी बात है वो ये है कि जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है, और जो जाहिल होता है वो जिद पे अड़ जाता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी जी अपनी फैमिली में ही। आप देख लें कि जब आप कोई अक्लमंदाना बात कर रहे होते हैं ना, तो जिसने बहस करनी होती है वो इतनी बहस करता है कि बात लड़ाई तक पहुँच जाती है, और फिर आप कहते हैं कि यार इस जाहिल से क्या बहस करनी, इसको तो समझ ही नहीं आ रही। तो ये वही वाली जहालत है कि जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, अगला बंदा समझ नहीं रहा होता तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि उसने अगर नहीं समझना तो वो किसी तौर पे नहीं समझेगा, जितनी मर्जी आप मिसालें दे ले उसने समझना नहीं है। तो भाई आज मंडे हमारी हमेशा दुआ यही होती है कि आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे, और हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमने अमूमन ये देखा है कि मर्द हो या फिर ख़वातीन हो कि आपको ये लगता है कि जी आपकी स्किन पे एक्नी है। ख़वातीन अमूमन इस मामले में थोड़ी सी हमें टची नज़र आती है कि उनके स्किन पे अगर थोड़े से भी बाल आ गए ना, स्किन थोड़ी सी भी, फेस की स्किन थोड़ी सी भी हेयरी होगी, तो कहती हूँ जी कि हम वैक्सिंग करवा लें। लेकिन जो ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि जी आप वैक्सिंग पर ना जाएं, आप लेज़र ट्रीटमेंट करा लें। अब ये लेज़र ट्रीटमेंट जो है ये आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर आपकी स्किन के लिए कितना नुकसान है, क्योंकि मैंने अमूमन ये देखा है कि लेज़र ट्रीटमेंट की भी ना सेटिंग्स होती हैं कि उसमें 6 सेटिंग्स हैं, 8 सेटिंग्स हैं। वो आपकी स्किन की देख के जी कि आपकी स्किन पे बालों की नौयत क्या है, बाल जो है वो कितना थिक है, ये कितना पतला है, वो उस लिहाज से फिर डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट ज़ारा शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर ज़ारा शाह ने कराची से हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहबा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर साहबा मुझे बताएं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, वैसे तो जाहिर सी बात है कि हमारी ख़वातीन अब तो फ़ौरन से गूगल कर लेती हैं, बड़ी अवेयरनेस उनमें आ गई, लेकिन फिर भी जिन ख़वातीन को नहीं पता होता, जिन मर्दों को नहीं पता होता किस तरह की स्किन के लिए लेज़र ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है, किस तरह की स्किन पे किया जा सकता है? देखिए आजकल आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो है बहुत ज़्यादा बालों की शिकायत करती हैं, क्योंकि अनइवन जो है ना बहुत थिक हेयर ग्रोथ उनके पास हो गई है बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स। हमारे हर खाने में स्टेरॉइड्स मिले हुए, तो अब जो पेशेंट्स क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं वो फुल हेयर ग्रोथ के साथ आते हैं यहाँ, और पूरे लिप्स एरिया पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ। तो उसमें ये है कि लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है फीमेल्स को। तो उसके लिए ये है कि लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है। उसकी 8 to 10 सिटिंग्स होती हैं। उसके बाद अगर आपको उसका परमानेंटली हल चाहिए तो उसका ये होता है कि आप 2 to 3 मंथ्स के गैप के बाद परमानेंट हेयर रिडक्शन के लिए उसकी मेंटेनेंस थेरेपी लें। लेज़र ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव है बिकॉज लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसमें रेडिएशंस है। इसमें रेडिएशंस नहीं है क्योंकि इसमें हम लाइट यूज़ कर रहे हैं। नो डाउट सनलाइट इज़ मोर हार्मफुल रादर देन लेज़र, बट ये कि अगर हम लेज़र को प्रॉपरली करें, प्रॉपर सेटिंग्स के साथ करें, और जो इंटरवल उसका है वंस मंथली सेशन करें, तो काफ़ी हद तक हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा कि जो जिस स्किन पे एक्नी होती है, क्योंकि हमने अमूमन देखे कि आप एक्नी तो चले आप ख़त्म कर ही लेते हैं किसी न किसी तरह, आपने डिफरेंट मेडिकेशन कर ली, लेकिन उसे स्कार्स सबसे बड़ा एक ना टॉर्चर होते हैं। तो वो स्कार्स ख़त्म करने के लिए आप लेज़र करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए स्कारिंग के लिए लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। एक तो एज स्पॉट, सन स्पॉट्स के लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है, एक्ने स्कार्स के लिए होता है, जो पिट्स बन जाते हैं
हैं खड्डे, उसके लिए फेशियल हेयर रिमूवल के लिए, अनइवन पिगमेंटेशन के लिए, मेलाज़मा जिसे हम कहते हैं मेलाज़मा बन जाता है, अनइवन पिगमेंटेशन के लिए लेज़र होता है, फाइन लाइन और रिंकल्स को दूर करने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है, स्किन लैक्सिसिटी जैसे स्किन बिल्कुल डल सैगी हो गई है उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट है। उसके अलावा स्पाइडर वेन्स का जैसे लोग शिकायत करते हैं, स्पाइडर वेन्स नज़र आती है, उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट्स है और जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने मुझसे पूछा एक्ने स्कारिंग के लिए, एक्ने स्कारिंग के लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है जो कि वंस मंथली सिटिंग है या वी कैन रिपीट इट इन 20 डेज़ और उसके काफ़ी अच्छे एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे हमने सेटिंग्स की बात की ना, सेटिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितनी होती है? देखिए एक्ने स्कारिंग के लिए जो है कम से कम 3 सेटिंग्स हैं, मतलब 3 सेटिंग्स के बाद ही आपको विजिबल डिफरेंस फील होना शुरू होगा, क्योंकि देखिए एक्ने स्कारिंग परमानेंटली काफ़ी आपकी स्किन को लूज़ और डेड स्किन के सेल्स को डेड कर देता है, तो उसमें एटलीस्ट आपको 3 सेशंस चाहिए और मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 6 to 7 सेशंस। उसमें आपको विजिबल डिफरेंस फील होता है और ये है कि उसमें बड़े अच्छे विजिबल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। 70 to 80% स्कारिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पिट्स बिल्कुल भर जाते हैं। बट ये बिकॉज ऑफ एजिंग ऑफ कोर्स कि आप एज कर रहे होते हो तो 3 to 5 ईयर्स में आपको उसको रिपीट कराना पड़ता है, बिकॉज नॉर्मली स्किन एज कर रही होती है, सैगिंग हो रही होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये हर तरह की स्किन पर हो जाता है? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना, कुछ स्किन सेंसिटिव होती हैं, उन पे आप हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन भी अप्लाई करें ना तो वो स्किन को सूट नहीं करता है, या फिर जो है वो आप लोग देख के रेकमेंड करते हैं कि जी अच्छा इस स्किन पे तो लेजर नहीं हो सकता। ये हम देख के रेकमेंड करते हैं क्योंकि देखिए आजकल जो है लोगों ने स्टेरॉइड क्रीम लगा लगा के अपनी स्किन को बेहद सेंसिटिव कर दिया। नॉर्मली स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, हर तरह की स्किन पे लेजर्स हो सकते हैं, बट उसकी वो इंटेंसिटी हम लोग फिक्स करते हैं, इंटेंसिटी हम लोग सेट करते हैं उसके ऊपर। देखिए सेंसिटिव स्किन के लिए इंटेंसिटी अलग होती है, नॉर्मल स्किन के लिए सेंसिटिविटी अलग होती है। बट अगर ओवर सेंसिटिव स्किन है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स एंड मर्करी क्रीम्स तो फिर हम लेज़र बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज वो स्किन इतनी ज़्यादा थिन हो चुकी होती है कि उसके ऊपर आप करें तो स्किन बर्न हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अमूमन मैंने तो ये देखा है, मेरी जो फ्रेंड्स की कम्युनिटी है उनमें अक्सर मेरी फ्रेंड्स ये शिकायत करती है कि जी हमने लेज़र करवाया था आज से कोई साल पहले और देखो फिर से जो है चेहरे पर बाल आना शुरू हो गए। तो ये पॉसिबिलिटी होती है आप भले जितना मर्जी अच्छा लेजर ट्रीटमेंट करा दें कि इन फ्यूचर वो बाल वापस आ जाएंगे? नहीं, देखिए मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में ही बताया कि लेज़र की आप शुरू में प्रॉपर सेटिंग्स लें, क्योंकि देखिए आजकल और लेज़र की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेज़र करा रहे हैं। सबसे पहले तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र्स एंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर, क्योंकि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा थिक बाल होते हैं, किसी के बिल्कुल फाइन बाल होते हैं, वो उसको भी ख़त्म कराना चाहते हैं। देखिए शुरू में तो आप प्रॉपर सेटिंग्स लें जो कि 12 सेटिंग्स है। अगर आप फेशियल लेज़र की बात करें तो आप 12 सेटिंग्स लें प्रॉपरली अपने फेशियल लेज़र की वंस मंथली गैप से। उसके बाद आपके मतलब आई डोंट थिंक सो कि 10% से ज़्यादा बाल नहीं रहते, वो जो बिल्कुल हल्के हल्के से रहते हैं वो भी बहुत कम बहुत टाइम बाद आते हैं। उसके बाद अगर आपको मेंटेनेंस थेरेपी करनी है तो आप 3 to 4 मंथ्स में एक सेटिंग आके ले लें। और ये है कि देखिए ओवर यूज़ ऑफ चिकन, आजकल चिकन में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स हैं और जिन लड़कियों को हार्मोनल इश्यूज़ हैं, देखिए ख़वातीन इसलिए इस चीज़ का शिकायत करते हैं क्योंकि उनको हार्मोनल हम डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं। प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, तो फिर उन शिकायत की वजह से बाल दोबारा आना स्टार्ट हो जाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना, कि जी आप टीन में हैं, आप 30+ पे चले गए हैं, 40+ पे चले गए, तो किस एज ब्रैकेट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है? देखिए यंगस्टर्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। जैसे कि अभी जो यंग लड़कियां हैं टीन एज में आती हैं तो उनको स्टार्ट कर देना चाहिए, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है कि ना कि आप बार बार वैक्सिंग करें, थ्रेडिंग करें, उससे भी स्किन सैग होकर लूज़ होती है, निशान पड़ते हैं। तो इट्स आई वुड रिकमेंड कि अर्ली एज में स्टार्ट करें ताकि आपके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हमने देखा कि वैक्सिंग में हमेशा जो है जब आप वैक्स कराते हैं, आप थ्रेडिंग कराते हैं तो जी आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो ये लेज़र में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पोर्स ओपन नहीं होते? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखिए लेज़र की हम इंटेंसिटी फिक्स करते हैं, उसमें ये कि आपको बहुत ओवर हीट भी नहीं करते, आप प्रॉपरली लेज़र कराएं। उसके बाद उसके प्रिकॉशंस होते हैं, हल्की सी माइल्ड रेडनेस और इचिंग आती है, बट यू हैव टू वी डू प्रिस्क्राइब सम प्रोडक्ट्स कि आप
उस दिन कोई भी इरिटेंट नहीं लगाएं अपने फेस पे, और कोई माइल्ड सी रिलैक्सिंग क्रीम लगा लें ताकि आपका फेस बिल्कुल स्मूथ और ऐसा रहे। पोर्स बिल्कुल ओपन नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये कि यू हैव टू अवॉइड। मुझे ये बताएं कि ठीक है जी, आपने ट्रीटमेंट करा लिया, आपने 12 सिटिंग्स भी करा ली, आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है फुल लेज़र का जो पैकेज था वो आपने ले लिया, लेकिन इसके बाद क्या आप लोग किसी मेडिकेशन पे ले आते हैं पेशेंट को, या फिर कोई साइड इफेक्ट? जाहिर सी बात है किसी ना हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता है, इसका भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर भले से हल्का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होगा। देखिए मेडिकेशंस पे तो हम बिल्कुल भी नहीं लाते क्योंकि मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, स्किन अगर आप एजिंग के लिए करें या फाइन लाइंस के लिए या स्कारिंग के लिए करें तो उसके लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज़ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जो कि अच्छे सिरम्स हो गए, कोई अच्छी वाइटामिन्स हो गई। जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, साइड इफ़ेक्ट्स देखिए रेडनेस, इरिटेशन और स्वेलिंग होती है बिल्कुल फेस पर, तो उसके लिए हम पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स बता देते हैं कि आपको बहुत सनलाइट में नहीं जाना, चूल्हे के सामने नहीं जाना, फेस पे कोई इरिटेंट नहीं लगाना है। अगर स्कारिंग के लिए करते हैं तो दैट इज़ अ डीप लेज़र, उसके लिए 3 डेज़ का प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है कि आप प्लेन वाटर से वॉश करें, कोई फेस वॉश ना यूज़ करें। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट जैसे कि लोग समझते हैं कि कैंसर हो जाएगा लेज़र से, और तो इस तरह की कोई बातें हैं, बिकॉज लेज़र में हमेशा लाइट यूज़ होती है, तो लाइट इज़ ऑलवेज सेफ़। और ये जो मशीन्स बनी हुई है ये इस प्रोटोकॉल के तहत बनी हुई है, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है कि इनसे कैंसर नहीं होता। लोगों को हमेशा ये डर रहता है। मेरा सवाल है जी जी आप अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वो ख़वातीन जो कि 40 प्लस हैं, जिन्होंने 40 क्रॉस कर लिया, अब वो चाहती जी कि वो लेज़र कराए, क्योंकि जाहिर सी बात है डाइट, जैसे हमने चिकन का जिक्र किया ना, तो चिकन से ये तो एक लिखी पड़ी सी बात है कि जी आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस नहीं रहते, आपके स्किन पे जो है वो बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो 40 प्लस ख़वातीन चाह रही हैं कि वो लेज़र करवाएं। एक तो चीज़ ये कि मुझे बताएगा क्या वो लेज़र करवा सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, जिनका प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, क्या वो लेज़र करवा सकती हैं? देखिए 40 प्लस तो बिल्कुल करवा सकती हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब जिसके बहुत ज़्यादा बाल हो रहे हैं, बार बार थ्रेडिंग वैक्सिंग को अवॉइड करने के लिए आप लेज़र कराएं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 40 प्लस अमूमन अपनी प्रेगनेंसी के दौर को ख़त्म कर चुकी होती हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहता है कि कोई अब हार्मोन्स चेंज होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो उनके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात है तो प्रेगनेंसी में देखिए फेशियल लेज़र वी डू इट, डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र्स हैं, बट देखिए इट्स बेटर टू अवॉइड बिकॉज फ़ायदा नहीं है उसमें। आपके हार्मोन्स वैसे ही चेंज हो रहे हैं, बालों की ग्रोथ अमूमन तौर पर बहुत सारी ख़वातीन की कम हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैं ख़ुद पर्सनली ये रिकमेंड करती हूँ कि आप वंस यू आर गॉन विद दैट स्टेज, उसके बाद आप लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस। एक छोटा सा कमेंट कर दें जी जी कि हमारी टीन एज जो गर्ल्स हैं, हम देखा है, मतलब अगेन वही बात ना कि हमारे खाने बड़े डिफरेंट हो गए, वो टाइम नहीं रहे ना, उन खानों का वो टाइम नहीं रहा जो कि हमारी अम्माओं के टाइम में होते थे। तो आपकी डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए मैं तो टीनेजर्स को एक छोटी सी एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ चिकन खाना अवॉइड करें। चिकन ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की तरफ आएँ, फ्रेश जूसेस पिएँ, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूध पिएँ, क्योंकि हमारी जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो नॉर्मल देसी खानों से बहुत दूर है। दे लाइक टू ईट जंक और सोडास। फाउंटेन ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, और स्पेशली चिकन का इस्तेमाल। रेड मीट ले लें, फिश और मीट लें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। चिकन का इस्तेमाल अगर खाना है तो ऑर्गेनिक चिकन, जो देसी चिकन होती है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। दे लव टू ईट दिस चिकन और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करें यंगस्टर्स। मतलब लड़कियां वो फुल इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ के साथ आती हैं, तो फिर मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अपनी अच्छी डाइटरी हैबिट्स रखें। एंड ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, जो कि हमारे बच्चे बहुत स्किप करते हैं, यंगस्टर्स स्पेशली। तो ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्दी मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। तो दैट्स माई एडवाइस। ठीक है डॉक्टर साहबा, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करें। आम जुबान में कहते हैं कि जी जो आप खाते हैं ना वो आपके चेहरे पर नजर आते हैं, लेकिन जो आप पीते हैं वो भी आपके चेहरे पर नजर आता है। तो एक बड़ी मुफ्त में छोटी सी टिप हम आपको दे रहे हैं जी कि खूब पानी पिएं और लंबी उम्र पाएं। अगर आप चाहते हैं आप फ्रेश लगें, आप ग्लो करें, आपकी हेल्थ अच्छी हो, तो पानी पिया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो तो भी पानी पिए। जदीद तहकीक सामने आई है, अमरीकी मुहक्किकीन का कहना है कि पानी का मुनासिब इस्तेमाल कई बीमारियों से आपको बचाता है। अमरीकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अमरीका में 11,000 से ज़्यादा अफराद के रोज़मर्रा मामूलात का 30
साल तक जायजा लिया और इस तहकीक की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की गई। ये रिसर्च ये बताती है कि एक बालिग इंसान का जिस्म तकरीबन 60% पानी पर मुश्तमिल होता है। इंसान का दिमाग और दिल 73%, जबकि फेफड़े 83% पानी पर मुश्तमिल है। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे लिए पानी पीना कितना ज़रूरी है और इस पर हम आगे भी अगले आने वाले दिनों में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमेशा हमने यही सुना है कि अपने दिन का जो आगाज़ है वो पानी से किया करें। एक पानी का गिलास अगर आप दिन के आगाज़ में पी लेते हैं, फिर अपने दिन के दरमियान में एक रूटीन बनाएं पानी पीने की, और फिर रात को सोने से पहले अगर आप पानी पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी नहीं पीना चाहिए, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि जी पीना चाहिए, मैं तो पी के सोती हूँ पानी। आप 8 गिलास अगर दिन में पानी नहीं पी सकते तो कम से कम 5 तो ज़रूर पी लें। तो भाई ये बड़ा ज़रूरी है, आपको बीमारियों से बचाता है, आपकी स्किन बड़ी हेल्दी रहती है, आप खुद बड़े फिट रहते हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान के रवायती खाने अपनी लज्जत और ग़ज़ाइयत की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। खड्डी कबाब का शुमार भी बलूचिस्तान के मखसूस पकवानों में होता है। रवायती डिश कैसे तैयार की जाती है और कोयटा वाले सर्द मौसम में लजीज डिश से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, नूरुल आरिफीन अपने रिपोर्ट में हमें बता रहे हैं। बलूचिस्तान की सौगात, हर किसी की मनपसंद डिश खड्डी कबाब, जिसकी भीनी भीनी खुशबू खुश खुराक अफराद को बेचैन कर देती है। रवायती डिश की तैयारी का तरीका भी खासा दिलचस्प है। बकरे या दुम्बे को ज़िबा करने के बाद अंदर और बाहर से मुख्तलिफ किस्म के मसाले लगाए जाते हैं और फिर जमीन में गड्ढा खोदकर लकड़े में परोए सालिम बकरे को इसमें लटका दिया जाता है। गड्ढे को लोहे की चादर से ढांपकर ऊपर से दहकते हुए कोयले बिखेर दिए जाते हैं। 4 से 5 घंटे में सालिम बकरा हो जाता है तैयार। सर्दी पे हमारा काम जो है बहुत ज्यादा होता है। चावल तो 2 किस्म आते हैं, एक बिरयानी चावल आता है, एक काबली आता है। काबली चावल जो है उसमें बादाम, काजू, किशमिश ये चीज़ें हम लोग डालते हैं, और एक जो है बगैर काबली है ना, वो मसाले वाला, उसमें हम लोग बिरयानी मसाला हम लोग डालते हैं। सर्द मौसम के आते ही कोयटा वालों को लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की याद सताना शुरू कर देती है। ये तो हम लोगों का एक सौगात है जो खड्डी कबाब से। तो हम लोग सारे जब सर्दी आ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम लोग दोस्त मिलकर ये एक जश्न मनाते हैं, मिलकर फिर इसको खाते हैं। ठंडे ठंडे मौसम में बच्चे बड़े सभी बलूचिस्तान की सौगात से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। पिछले 5 साल से सर्दियों में, कभी कभार गर्मियों में भी हम लोग आते हैं यहाँ पर। इनके आर्डर जैसे कि आपको पता है जो है सुबह सवेरे देने पड़ते हैं, तो शाम को ये लोग तैयार करते हैं। फिर रवायती डिश खड्डी कबाब को न सिर्फ कोयटा बल्कि सूबे और मुल्क के दीगर शहरों से आने वाले अफराद भी बहुत पसंद करते हैं। ये भाई है किलिसफुला से, कोई दोस्त है चमन से, कोई दोस्त है ये कोयटा के साथ दोस्त है मेरे। हम लोग यही पिकनिक करते या लांदी होते हैं, हमारा जो है ना रिवायती खाना है, और या ये खड्डी कबाब होते हैं। 35 मसालों से बनने वाले खड्डी कबाब को खाने के लिए अलग अलग प्लेटों की ज़हमत नहीं की जाती। सालिम बकरा दस्तरखान पर रख दिया जाता है। तमाम मेहमान इर्द गिर्द बैठकर लजीज डिश से पूरा इंसाफ करते हैं। वैसे तो बलूचिस्तान अपने मुनफरिद और रवायती खानों की वजह से मशहूर है, लेकिन गर्मा गर्म खड्डी कबाब की तो बात ही कुछ और है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, पाकीज़ा और हलाल रिश्ता होता है, जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह के बाद वजूद में आता है। लेकिन हमने अब ये देखा है कि शादी के कुछ अरसे के बाद छोटी छोटी गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनकी बदौलत इस जोड़े में वो मोहब्बत नहीं रहती, वो रिश्ता उतना मजबूत नहीं रहता जितना एक वक्त में होता है। रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी जो है वो मुतासर होते हैं। झगड़े जो हैं वो ज़िंदगियों को अजीरन बना देते हैं और नौबत इस नहज पर पहुंच जाती है कि डिवोर्स हो जाती है। कभी कभी जब डिवोर्स की वजह हम जानने की कोशिश करते हैं, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है उन कपल्स के लिए जो कि इस तरफ जाते हैं, जो डिवोर्स वाला ऑप्शन लेते हैं, जो खुला की तरफ ख़वातीन जाती हैं।
छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी वजूहात सामने आती हैं। अब वो छोटी छोटी वजूहात क्या हम बर्दाश्त नहीं कर पाते या फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते? अगेन मैं फिर से बात मेंशन करूँगी, मैं फिज़िकल टॉर्चर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप पे फिज़िकल टॉर्चर हो रहा है, आपके पास राइट है कि आप डिवोर्स ले सकते हैं, बट अगेन अगर और कोई मसला मसाइल है तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, वो कभी एक बहुत बड़ी चीज़ की वजह बन जाती हैं। जो बड़ी चीज़ है डिवोर्स, बच्चे इससे बड़े इफेक्ट होते हैं। लेक्चरर इरम बीबी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। इरम, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरम, मैंने एक बात अभी मेंशन की थी, मैं फ़िज़िकल टॉर्चर के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर एक ख़ातून पर फ़िज़िकल टॉर्चर हो रहा है, उसके पास राइट है कि वो डिवोर्स ले सकती है, खुला ले सकती है। लेकिन जिन छोटी छोटी चीज़ों का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो छोटी छोटी चीज़ें, नाचाकियाँ, आपकी सास से लड़ाई है, मियाँ आपकी बात नहीं सुन रहा, बच्चों की वजह से आपके कोई मसले क्रिएट हो रहे हैं, क्या हमारी सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं रही वो चीज़ें, वो बातें जो कि हमारी अम्मा, दादी या हमारी नानी हमें सिखाती थी, वो बातें हम भूलना शुरू हो गए हैं? मेन रीज़न क्या लगता है आपको डिवोर्स की जो बढ़ती हुई रेशो है हमारी सोसाइटी में उसका? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया, क्योंकि ये इस वक्त इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप देखें, अगर स्टैटिस्टिक्स देखें 2019 से लेकर 2021 तक जो डिवोर्स और खुला की रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। आपने जैसे इंट्रो में भी बहुत अच्छा इसको बताया कि रिलेशनशिप, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बहुत प्यार मोहब्बत से इस रिलेशनशिप को बनाते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें रिश्ता करना कितना मुश्किल है। कभी आप मेरे ऑफिस में आए तो मैं आपको अपने वो एक रजिस्टर है जिस पे मैं बता सकूं कि सबसे ज़्यादा लड़कियों के प्रॉब्लम ये है कि शादी का ना होना, अच्छा रिश्ता ना मिलना, और फिर जब रिश्ता मिल जाता है तो उसे निभाने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं जो किए जाते हैं, और उसके बाद साल 2 साल रिसर्च ये कहती है कि जो फर्स्ट 2 से 5 ईयर्स के दरमियान में जो डाइवोर्स का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं इनकी वजूहत की वजह से बिना पे कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए ऐसी हो जाती हैं चीज़ें। देखिए, रेड फ्लैग्स एक रिलेशनशिप के अंदर बहुत शुरू से होते हैं। चूँकि स्टार्ट होता है रिलेशनशिप का तो थोड़ा सा लवी डवी सिलसिला चल रहा होता है, तो उन रेड फ्लैग्स को लोग देखते नहीं हैं। टॉलरेंस नंबर 1 पे, लैक ऑफ टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो गया हमारी सोसाइटी के अंदर। नंबर 2 पे ईगोइस्टिक माशरा है हमारा। नंबर 3 पे, बल्कि जिसको मेरे ख्याल में सबसे नंबर 1 पे कहना चाहिए, वो ये है कि झूठ बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आज इस प्लेटफॉर्म पे जो बात करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़की वाले ज़्यादा बेस्ट हैं, लड़की को डिवोर्स ले लेनी चाहिए, या लड़के वालों की तरफ से। मेरा एक बैलेंस्ड सिलसिला होगा, मैं दोनों जो साइड है उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगी। स्टार्ट में रिश्ते के लड़की वालों की तरफ से भी बहुत से रिश्ता बनाने के लिए बहुत से झूठ बोले जाते हैं, सेम लाइक लड़के वालों की तरफ से भी बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो हायर एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं और वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो ये भी है वन ऑफ द रीजंस कि लोग फिर डिवोर्स की तरफ चले जाते हैं, लड़कियां खुला की तरफ चली जाती हैं। तो ये भी है एक वन ऑफ द रीजंस। अच्छा। और फिर लैक ऑफ टॉलरेंस तो है ही है हमारी सोसाइटी के अंदर। फिर अगर आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम फाइनेंशियल इश्यूज़, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मैटर है जो कि रिश्तों को ख़त्म कर देता है। आपने बात की अब्यूज़ की, फ़िज़िकल अब्यूज़ से ज़्यादा जो मेंटल अब्यूज़ है, जो आपका साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, वो भी इतना ही इक्वल है जितना कि एक फ़िज़िकल आपके ऊपर हो सकता है। तो ये भी कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से डिवोर्स प्लस खुला की तरफ लोग चले जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा इरम, मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। हमने देखा कि जो हमारी माएँ हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस दुनिया में ना, हमें उनसे बेहतर कोई एग्जाम्पल मिल नहीं सकती। उन्होंने हर तरह के माहौल में गुजारा किया। फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, हमारी माओं ने गुजारा किया। घरेलू नाचाकियाँ थी, हमारी माओं ने गुजारा किया। सास की बातें थी जो कि आजकल लड़कियाँ बड़ी कंप्लेन करती, जी मेरी सास तो मुझे बातें सुनाती है, तब भी हमारी माओं ने गुजारा किया। अब की लड़कियों में ये चीज़ क्यों नहीं है? एक ये चीज़, हम क्यों छोटी छोटी बातों को फ़ौरन से ईगो का इशू बना लेते हैं कि जी बस मैंने कह दिया है, ज़िद पे आ जाते हैं, मैंने कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते? इसकी आपको रीज़न क्या लगती है? अवेयरनेस नहीं है, माएँ अपनी बेटियों को वो अब तरबियत नहीं दे पाती जो कि एक टाइम में माएँ बच्चों की या बेटियों की स्पेशली तरबियत करते हैं। वो कहते हैं ना कि बेटियों को तो उस तरीके से आप पालें कि वो हर सांचे में ढल जाएं। क्या अब माओं में इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि वो बच्चियों को चीज़ें नहीं सिखाती हैं? आपको क्या लगता है?
इसमें एक बात है कि आज की इस लड़की को आज से 25-30 साल पहले वाली जो ख़वातीन है आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसे जनरेशनल गैप भी कहते हैं। प्लस इस दौर की जो लड़की है या लड़का है उसके ओपिनियंस, उसका थिंकिंग प्रोसेस, उसकी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट है। वो एक ज़माना हुआ करता था जब माँ बाप लड़की को ब्याहते थे तो यही कहते थे कि अब तुम्हारी लाश ही वापस आएगी और तुमने मार खानी है, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है तुम्हारे साथ, वर्बल है, व्हाटएवर, आपने वहाँ पे ही गुजारा करना है। आज की लड़की जो है वो एम्पावर्ड है। आज की लड़की के अंदर हम लैक ऑफ टॉलरेंस इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो मुताज नहीं है, जो इंडिपेंडेंट होगी। जब आप अपनी बेटी को इतनी एजुकेशन देते हैं, जब उसको एक लेवल पे लेके जाते हैं, फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ पे तुम्हारी लाश है। मेरे पास एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैंने ये चीज़ें देखी हैं। मैं आपके साथ कुछ केसेस भी डिस्कस करूँगी विद देयर कंसेंट ताकि माशरे में एक अवेयरनेस पहले। प्रॉब्लम मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दोनों साइड पे होती है, किसी एक साइड पे नहीं होती। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, अगर आप उसके खर्चे पूरे नहीं कर रहे, रिसर्च ये भी कहती है कि सबसे ज़्यादा जो खुला के केसेस फाइल होते हैं वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि लड़की को उसमें फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज जैसे आपने कहा लड़कियों के पास जब इतनी पावर है, लड़कियां इंडिपेंडेंट है, अब वो कमा भी रही हैं, तो जब वो कमाएंगी, वो इतनी इंडिपेंडेंट होंगी, तो फिर वो कहाँ मियाँ की बात सुनेंगी। अगर मियाँ कोई बात करेगा तो आगे से वो जवाब देंगी ना, उनके अंदर टॉलरेंस का तो एलिमेंट खत्म हो गया ना। फिर हमारे इस बरसगीर पाको हिंद में ये एक चीज़ है कि मर्द जो है ही इज़ ऑलवेज राइट। आपने उसको उसकी ताबेदारी करनी है, उसको सुनना है, वट एवर ही सेज, बेशक वो राइट है कि रॉन्ग है। लेकिन जब हम तालीम की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वो हमें ये सिखाती है नो दिस इज़ राइट एंड दैट इज़ रॉन्ग। तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। लैक ऑफ टॉलरेंस इसलिए भी हो जाती है। एक बंदा जब अपने घर में सारी एफर्ट पुट इन कर रहा है, वो बच्चों को भी पैदा कर रहा है, उसको आगे भी ब्रिंगिंग अप भी उसका सिलसिला चल रहा है, फिर वही बात आ जाती है कि लैक ऑफ टॉलरेंस है कि वो किसी की बात क्यों सुने। तो ये भी है। लेकिन देखिए, जहाँ पे इस रिश्ते को जितना बचाया जा सकता है बचाया जाना चाहिए। जो मैं सबको एक तरह से मेरी तरफ से एक एडवाइस भी होती है, जितना आप इसमें टॉलरेट कर सकते हैं करें। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है फिजिकल अब्यूज़ की, जहाँ पे आ जाती है कि आपके राइट्स जो हैं वो सही तरह से आपको नहीं मिल रहे, वहाँ पे फिर इसके बारे में सोचना चाहिए कि आपको इसको आगे लिंगर ऑन करना चाहिए या नहीं। सही। अच्छा इरम, हमने एक चीज़ देखी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। हमने ये चीज़ अपने दादा के टाइम पे भी देखी, हमारे परदादा के टाइम पे भी देखी। सब एक घर में रहेंगे, मिल के रहेंगे, एक जगह खाना पकेगा, एक जगह दस्तरखान लगेगा, एक टेबल पर बैठ के खाएंगे। ये चीज़ भी जो है ना, हम देखते हैं कि कभी कभी इशू क्रिएट कर देती है। आपको लगता है ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है। वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक तो हमारी ये जो इगोइस्टिक माशरा है और इसमें जो हमारी सोच है कि हमें कंपैरिजन करना है, उसके हस्बैंड ने अगर ये चीज़ ला के दी है तो ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही। फिर जेलसीज, फिर जादू टोने, ये एक न्यू जो नॉर्म है माशरे का, ये भी बीच में बहुत ज़्यादा है। मेरे पास चूँकि केसेस आते हैं तो मैं उसमें देख रही होती हूँ ज़्यादातर लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप सही तरह से एड्रेस नहीं करते तो ये प्रॉब्लम्स इनकी लॉन्ग टर्म में चली जाती हैं। छोटी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मैंने गिलास को यूँ रख दिया, उसने गिलास को यूँ क्यों नहीं रखा, उसने मेरी जो है सफाई क्यों नहीं की कमरे के सामने से, ये छोटे छोटे मैटर्स हैं। इसमें मैं एक केस वैसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी कि मेरे पास अभी रिसेंटली ये केस आया। लड़की को तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं शादी के। एंड कैन यू इमेजिन, मैं भी जो बात कहना चाह रही हूँ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी कि उसके जो ससुराल वाले हैं, स्पेशली उसके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, वो उसको अलाउ नहीं करते कि आप अपनी हस्बैंड के साथ आपकी जो प्राइवेसी है, लाइक कमरा आप बंद करके अंदर बैठें। वहाँ पे उनके घर के अंदर ये माहौल है कि आपने दरवाज़ा जो है वो खुला रख के, और आप इवन रात को भी आपकी प्राइवेसी नहीं है कि आप वहाँ पे भी दरवाज़ा बंद कर सकें। अब ऐसे माहौल में आप मुझे बताएं कि कोई कैसे प्रॉस्पेक्ट कर सकता है, कैसे हो सकता है, आगे लिविंग उसकी कैसे चल सकती है जब आपकी मेन प्राइवेसी वाला इशू आपको सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। ये दोनों तरफ का काम है ना कि दोनों तरफ के लोग जो है वो इस चीज़ को समझे, क्योंकि प्राइवेसी की इजाज़त तो हमारा दीन भी देता है ना कि अगर आप किसी की बेटी को लेके आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसे एक सेपरेट, अगर आप इस काबिल नहीं है कि घर लेके दें अलग, तो एटलीस्ट आप उसे एक सेपरेट रूम दें। अच्छा इरम, हमने देखा कि इसमें बच्चे बड़े मुतासिर होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्चे 8-8, 9-9 साल के हो जाते हैं, मियाँ बीवी फिर सोचते हैं जी अब हमने अलग हो जाना है, अब नहीं गुजारा हो रहा। तो 8-9 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए बड़ा एक मेंटली ट्रॉमा होता है ये कि जी माँ बाप अलग हैं, तो अब वो सोसाइटी में सर्वाइव कैसे करेंगे।
बात ये है कि पेरेंट्स की लड़ाई में सबसे ज़्यादा सफ़र करते ही बच्चे हैं। अब जितने केसेस मैंने देखे हैं उसमें ये होता है, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, कि जो छोटे बच्चे हैं, इवन 4-5 ईयर्स के बच्चे, 6-7 ईयर्स के बच्चे, आप इनके अंदर एक चीज़ प्रेवलेंट देखेंगे, वो है डिप्रेशन। अभी रिसेंटली मैं एक केस देख रही जिसमें दोनों पेरेंट्स के आपस में यही प्रॉब्लम हुआ कि जो लड़का था वो लड़की के अखराजात वगैरह नहीं उठाता था और फिर लड़की ने आगे खुला ले ली। अब खुला के पास ज़ाहिर है अदालत तो यही कहेगी कि फ़ादर है, उसको भी बच्ची के साथ मिलना चाहिए। अब वो बच्ची जब जाती है अपने पेरेंट्स की तरफ, फादर की तरफ, जब उसने सैटरडे या संडे को वहाँ पे स्टे करना होता है, उसके बाद जब वो आती है तो वो बच्ची खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। वो कहती है मामा वो आपके बारे में बुरी बातें कर रहे थे, वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। और अब आप मुझे बताएं, ऐसे बच्चे, साइंस जो रिसर्च है वो ये कहती है कि ऐसे बच्चे जब विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़े होते हैं तो उनका जो थिंकिंग पैटर्न है, उनका जो ओपिनियन, उनके जो इमोशंस है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होते। वो वक्त से बहुत ज़्यादा पहले मैच्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हैं, समटाइम्स वो रूड और बहुत एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ भी चले जाते हैं। तो माँ बाप की आपस की लड़ाई में हमेशा नुकसान बच्चों का ही होता है। तो इसलिए भाई हमारे प्लेटफॉर्म से तो मैसेज यही है कि जुड़े रहिए, आपस में रिश्ते जोड़ के रखें, बांध के रखें। घरेलू नाचाकियाँ होती रहती हैं, उनको इग्नोर करना सीखिए। ना बेहद शुक्रिया आपका। जब हम देखते हैं ना घरेलू नाचाकियाँ बढ़ रही, बेहतरीन हल जो कि मैं अपनी लाइफ में मैंने जो अपनाया है वो ये कि जब मेरी अपने मियाँ से लड़ाई होती तो मैं कहती हूँ मैं खामोश हो जाती हूँ, और समटाइम्स मेरे मियाँ, ज़्यादातर मेरे मियाँ ही खामोश होते हैं, मैं बोलती रहती। तो एक बंदा खामोश हो जाए, चुप हो जाए, अगले की सुन ले। बर्दाश्त करना सीखे, क्योंकि बर्दाश्त करने से ही चीज़ें जुड़ी रहती हैं, प्यार मोहब्बत आपका कायम रहता है, चीज़ें टूटती नहीं हैं। पंजाब में कहते थे जी कि पढ़ लिख जाए पंजाब का बच्चा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो पढ़ेगा लिखेगा कैसे जब किताबें महंगी हो गई हैं। महंगाई की सताए अवाम के लिए तालीम भी मुश्किल कर दी गई है। लाहौर समेत पंजाब में निसाबी किताबों के रेट्स डबल हो गए हैं। पब्लिशर्स ने सारी जिम्मेदारी महंगे कागज़ पर डाल दी है। तफसीलात आपको दिखाते हैं दानियल उमर की रिपोर्ट में, फिर इस पर बात करेंगे। कोरे कागज की अहमियत तब होती है जब इस कागज के ऊपर रोशन अल्फाज उतर आए, मगर अब महंगाई की वजह से ऐसा महसूस होता है कि इस कोरे कागज ने अपनी अहमियत खुद बनाने का फैसला कर लिया है। आखिर वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। कागज के जहाज तो बहुत बने, मगर अब कागज की कीमत को हकीकत में पर लग गए। किताबों के रेट्स में 100% इजाफा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का नया कोर्स दुगनी कीमत पर मिलेगा। वालिदैन की दुकानदारों से बहस है तो सिर्फ कीमतों पर। 100 रुपए वाली किताब 200 रुपए। 5000 में मिलने वाला किताबों का कोर्स अब 10,000 से जायद में मिल रहा है। यही नहीं, कॉपी की कम से कम कीमत भी 80 रुपए तक जा पहुँची है। जब बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी तो कैसे गुजारा होगा। एक किताब जो 100 रुपए की सेकेंड हैंड मिल जाती थी, अब यही किताब जो है 200-250 रुपए की मिल रही है। पब्लिशर्स के मुताबिक कागज महंगा होने से किताबों की कीमतें बढ़ी। पंजाब हुकूमत कागज के रेट पर काबू पाए तो तालीमी अखराजात कम हो जाएंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर मियां रज़ाउल रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रज़ा साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर आटा महंगा है पंजाब में बिजली महंगी है, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। मतलब आवाम की पहुंच से कुछ भी जो है वो नहीं है, आवाम की पहुंच में हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर है। सर, तालीम भी महंगी कर दी गई है, कौन है जिम्मेदार आपकी नज़र में? जी देखें, जैसे दानियाल उमर की रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ये चंद मिल्स मालकान हैं जिन्होंने पेपर की कीमत तकरीबन 1 साल के अंदर डबल से भी ज़्यादा कर दी है बल्कि। और जैसे ये अभी आपकी रिपोर्ट में ये बात भी डिस्कस हुई कि 7 अरब की किताबें पहले PCTB प्रिंट करता था, इस साल वो 14 अरब की प्रिंट करेगा। और अगर इसको हम प्राइवेटली देखें कि जो प्राइवेटली पब्लिशर्स हैं वो तकरीबन 25 अरब की प्रिंट करते थे, इस साल वो 50 अरब की प्रिंट करेंगे। तो ये टोटल मिला के 32 अरब लोगों की जेबों से निकलने जा रहा है सिर्फ पेपर की कीमत बढ़ने की मद में। तो अब वही सवाल वही आ जाता है कि बच्चे फिर कैसे पढ़ेंगे, तालीम हमारे यहाँ आम कैसे होगी, हम एक लिटरेट माशरे में कैसे रहेंगे, पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़ा लिखा पाकिस्तान कैसे बनेगा, और हम तरक्की कब करेंगे। हम तरक्की करने की बजाय हम तो अपने बच्चों की तंजली करते जा रहे हैं। तो हमें तो अपने इन सारे मामलात पे गौर करने की बेहद ज़रूरत है। देखिए, इन तमाम कीमतों को रेगुलेट करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हमारे मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी है, वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। और
और यही उनकी कारकर्दगी होती है। अगर आप यहाँ देखें ना, हमारे मिनिस्टर्स तो किन कामों में लगे हुए हैं और जो काम करने की चीज़ है उस पर उनकी तवज्जो नहीं है, और लोगों की जेबों से 32 अरब रुपया निकाल लिया गया है। इसके ऊपर तो कोई हाईकोर्ट वगैरह ही नोटिस ले सकते हैं या वही इस मामले को देख सकते हैं। हमारी तरह के तो लोग आके तो सिर्फ आके कोई बयान दे सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर कोई तवज्जो दीजिए। देखें, हमारे मुल्क में पहले ही कोई 23 मिलियन बच्चे जो हैं। की माज़रत की रिक्वेस्ट, ये अपना मौक़िफ़ आपने किसी के सामने रखा, किसी से कोई बातचीत की हो, क्योंकि जाहिर है आपके दिल में भी दर्द होगा ना पेरेंट्स के हवाले से कि भाई माँ बाप कितनी मुश्किल से कमा रहे हैं। आज के दौर में तो एक अगर घर का फर्द कमा रहा है, गुजारा होते नहीं जब तक दोनों मियाँ बीवी कमाने के लिए बाहर ना निकले। आपने किसी के सामने अपना मौक़िफ़ रखा? जी महक, बिल्कुल। देखें, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने 3-4 प्रपोजल्स पेश किए हैं। एक तो प्रपोजल बड़ा आसान ये था कि अगर आप इंपोर्ट का जो पेपर आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी और उस पर जो सेल टैक्स है उसका रिलीफ दे दिया जाए तो वो पेपर बड़ा इकनॉमिकल पाकिस्तान में आएगा, और जब वो उस पेपर की कीमत यहाँ के लोकल पेपर से कम होगी तो यहाँ की मिलों को मजबूरन अपनी कीमत कम करके उसको बैलेंस करना पड़ेगा और इससे किताबें हमारी सस्ती हो जाएंगी। दूसरी गुजारिश हमने कुछ पेरेंट्स के एंड पे भी की कि आप बराए करम बुक्स को आप दोबारा सर्कुलर कर दिया करें, यानी बुक्स को अगले साल दोबारा पढ़ाया जा सकता है। बुक्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू कर लें, और अगर एक क्लास के बच्चे की बुक्स हैं जिसने 4 से 5 में जाना है तो 5 वाला किसी बच्चे से बुक एक्सचेंज करके तो उसको अपनी बुक्स दे दी जाएं और उससे वो बुक्स लेके बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। तीसरा, यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा कि देखें, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें जो बुक्स वो किताबें लगाई जाती हैं बच्चों को, एक तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा वो जो किताबें लगाई जाती हैं उसमें से तकरीबन आधी किताब पढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा कैलेंडर ईयर है एजुकेशन का वो 245 दिन का है, जबकि हमारे बच्चे बामुश्किल 145 दिन स्कूल जाते हैं। तो पूरी किताब तो पढ़ी जा नहीं सकती है, लेकिन आपको खरीदनी पूरी पड़ती है। तो बराए करम इसको PDF फॉर्म में वालिदैन को दे दिया जाए, और वालिदैन जो उसमें से जितना पोर्शन कॉपी करवाना चाहते हैं, फोटोस्टेट करवा के अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उतना पढ़ा लें। अदरवाइज अगर हम ये समझेंगे कि कीमत वालिदैन अफोर्ड कर लेंगे, बच्चे की तालीम अफोर्ड कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल है। आजकल की जो हमारे इन्फ्लेशन के हालात हैं, जहां घर का किचन चलाना मुश्किल हुआ है, बच्चों की तालीम के ऊपर भी अगर डबल खर्चा आना शुरू हो जाएगा तो लोग मजबूर हो जाएंगे अपने बच्चों को तालीम से रोकने पे। या पॉइंट उठाए हैं, बड़ी अच्छी आपने जो है चीजें आगे पहुंचाई हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। कुछ उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई जवाब आ जाए? देखिए, बहुत सारी अथॉरिटीज़ जवाब देती हैं, लेकिन जो आजकल सियासी हलचल चल रही है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। तो मेरी दोबारा आज आपके प्रोग्राम में जो ये बात सारी हुई है, मेरा ख्याल है कि ये मैसेज मेरी उस बात से बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे चला गया है, और आज आपका इस मौजू को उठाना, लोगों के नोटिस में लेके आना, अथॉरिटीज़ के नोटिस में आना, मुझे उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव रास्ते निकलेंगे और कोई ऐसा मामला होगा जो हमारे बच्चों की तालीम के हक़ में बेहतर होगा। सही, ठीक है सर, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू कर। और बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए क्योंकि हमने खुद देखा है, हमने तो भाई अपने टाइम पे स्कॉलरशिप पे पढ़ा था, लेकिन वही चीज़ें अगर हम अब देखें तो चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं। लेकिन उम्मीद ये भी की जा सकती है कि भाई हो सकता है कि एक वक्त आए कि बच्चों को किताबों की ज़रूरत ही ना हो और जो बच्चे हैं वो मोबाइलों से पढ़ना शुरू कर दें, और ये अब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। वो चीज़ें जो हैं बच्चों को अब इंस्पायर करना शुरू हो गई हैं, टेक्नोलॉजी मज़ीद एडवांस हो गई है। ज़रा आपको बताएं कि व्हाट्सएप सार्फिन जो है उनके लिए अच्छी खबर है, और वो बच्चे जो कि व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। व्हाट्सएप अब इंटरनेट के बगैर भी काम करेगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेटा कंपनी ने नया फीचर मुतारिफ करवा दिया है। ये फीचर सिर्फ उन इलाकों में काम करेगा जहां हुकूमत या इंतजामिया की जानिब से इंटरनेट ब्लॉक किया गया है और वहां व्हाट्सएप पर पाबंदी है। यूजर्स प्रॉक्सी सर्वर के जरिए व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रॉक्सी नेटवर्क सर्वर मुफ्त इंटरनेट फराहम करेंगे। प्रॉक्सी सपोर्ट फीचर ताज़ा तरीन वर्जन वाले सार्फिन के लिए बाज़ाबता तौर पर दस्तयाब है। सार्फिन को सबसे पहले अपने फ़ोन में फ्री प्रॉक्सी इंटरनेट सर्वर डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद वो व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर इस प्रॉक्सी सर्वर को व्हाट्सएप से जोड़ सकते हैं। इस फीचर के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि सारिफ को पहले से मालूम होना चाहिए कि फ्री प्रॉक्सी इंटरनेट सर्वर कौन से हैं और कौन सा सर्वर ज़्यादा महफूज है, ताकि आपका डेटा लीक ना हो। इस सिलसिले में व्हाट्सएप सार्फिन की रहनुमाई नहीं करेगा, सो ये एहतियात आपको खुद करनी है। चलें जी, अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। अब आपको बताएं कि एक वक्त था कि पख्तून मुआशरे में मुआशरती मसाइल, गमी, खुशी और आपसी गपशप के लिए गांव की सतह पर इज्तिमाई हुजरों में लोग इकट्ठे होते थे, डिस्कशन करते थे। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी आने के बाद हुजरों की अहमियत जो है वो मादूम होना शुरू हो गई है। स्वात की तहसील है मटा, जहाँ पर हुजरों को दोबारा से आबाद करने की काविशें जारी हैं। मजीद जानेंगे, सैयद शहाबुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया। शहाब, बताएगा ये काविशें कहाँ तक पहुंची हैं, क्या जो है वो प्लान तरतीब दिया गया है, किस तरह से दोबारा से इन चीज़ों को आबाद किया जाएगा? इस वक्त मैं तहसील मटा के इलाके दारमई में मौजूद हूँ। पहाड़ी चोटी है और एक तारीख़ी हुजरा है। अगर कैमरामैन फरजंद अली आपको दिखा सके तो लकड़ी से बना हुआ ये हुजरा है जो तारीख़ी अहमियत का हामिल रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस हुजरे में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्ची भी हैं। हम बात भी करेंगे कि माजी जो हमारे हुजरे हुआ करते थे, ये लोगों के लिए मुआशरती मसाइल उजागर करने का एक मरकज़ हुआ करता था। जैसे आजकल आप देखें फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी इस तरह की सोशल मीडिया की चीज़ें, अब लोग जो है मोबाइल में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि ये आज हमने ऑनलाइन हुजरे का आगाज़ किया है। हमारी शनाख्त जो है वो हमारी सकाफ़त और हमारी ज़ुबान में है। अगर हम अपनी सकाफ़त को बोल दें तो हमारी शनाख्त को ख़तरा है। इसीलिए इस किस्म के हुजरों का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। इस तरह की महफिलें अगर हो, हुजरे आबाद हो, तो नौजवानों को आगे जाने में कितनी मदद मिलेगी? जी शुक्रिया जी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे जो यंगस्टर है उनसे ये शिकायत आ रही है कि उनकी बिहेवियर चेंज हो रही है। तो उसकी वजह यही है कि हमारे जो हुजरे में बैठने की जो रिवायत थी वो ख़त्म हो गई है। ये हुजरा जो था ये हमारे लिए यूनिवर्सिटी का काम करता था। हमारे बुज़ुर्ग वहाँ पे बैठे होते थे तो उनसे हम सीखते थे कि हमारी सकाफत क्या है, हमारे नर्म्स क्या है। बिल्कुल आपने बातें सुनी, बुज़ुर्गों की भी, नौजवानों की भी। तो हुजरे जो है दोबारा आबाद करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पुराने ज़माने में हुजरे हुआ करते थे तो मौसीक़ी का प्रोग्राम भी हुआ करता था, मौसीक़ी की महफिलें जो है वो सजती थी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोबारा वही रबाब है, वही मौसीक़ी है, वही धुनें हैं। तो हम अब सुनेंगे भी। अगर कदीम ज़माने के इन मराकिज़ हुजरों को दोबारा आबाद किया जाए तो इससे न सिर्फ इज्तिमाई वहदत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि मादूम होती पख्तून सकाफ़त भी दोबारा ज़िंदा हो सकेगी। अब आपको बताएं कि दमा या अस्थमा एक दायमी मरज़ है जो ताउम्र इंसान को अपनी गिरफ्त में जकड़ कर रखता है। दमे के मरज़ की कई अलामात होती हैं, जैसे सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आना, खांसी होना, सांस फूलना, सीने का दर्द, नींद में बेचैनी या फिर परेशानी और थकावट वगैरह। एलर्जी, धूल मट्टी, मौसम की तब्दीली और सांस की नालियों में इन्फेक्शन के सबब पैदा होने वाली बीमारी को अस्थमा कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्या अस्थमा वक्त के साथ साथ बढ़ जाता है और क्या इसका कोई इलाज मौजूद है, इसकी कोई एहतियात है, या फिर आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पैटर्न सेट करें कि आप कभी भी इस चीज़ का शिकार ही ना हो। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर गुलफशा रजी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहबा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहबा, मुझे बताइएगा कि जैसे कि हमने कहा कि ये सारी ज़िंदगी मरज़ आपके साथ साथ रहता है, तो इसका क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट मौजूद है कि इसको हम ये समझें कि अच्छा ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद अब आप अस्थमा के पेशेंट नहीं है, अब आपको अस्थमा नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये जो अस्थमा है ये बहुत सारी इकसाम का होता है। एक अस्थमा इंटरमिटेंट होता है, इसको हम इंटरमिटेंट कहते हैं। ये मौसमी होता है या मरीज़ को होता है और फिर खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। खुद ठीक हो जाएगा जब उसको जो एक्सपोजर हो रहा था, जो जिस चीज़ से उसको तकलीफ थी वो ख़त्म हो गई तो वो खुद ठीक भी हो जाएगा। मगर जब आहिस्ता आहिस्ता जैसे किसी को अगर 1 महीने की तकलीफ हुई, किसी को 1.5 महीने की तकलीफ हुई और वो ठीक हो गई और उसने कोई इलाज नहीं किया, तो अगली दफ़ा जब उसको तकलीफ होती है तो वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके जिस्म के अंदर जो सांस की नालियाँ हैं वो सूज जाती हैं, जिसकी वजह से उसको अगली दफ़ा वाला जो एक रिएक्शन है वो ज़्यादा आता है। इसलिए जब दमा हो रहा हो, जब सांस में तंगी हो रही है या खांसी हो रही है तो उसका इलाज करवाना चाहिए फ़ौरन। अगर हम उसका इलाज करते हैं जी बोलिए। जी, अगर हम उसका इलाज करते हैं उस वक्त के लिए जिस वक्त उसको तकलीफ हुई, 1 महीने 1.5 महीने की भी,
तो एक तो नेक्स्ट टाइम वो उतनी ही तकलीफ का शिकार होगा अगर हुआ तो, और दूसरे अंदर से बिल्कुल हेल्दी होगा। और ये जो दमा है ये बेशक सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन ये एक्सपोजर डिपेंडेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर औकात। तो अगर आप इलाका चेंज कर लेते हैं, या वो धूल मिट्टी या वो धुआं या बारिश या ओस, इन चीज़ों से आपका एक्सपोजर बच जाता है तो फिर आपको नहीं भी होता। ये इंटरमिटेंट है। अगर इंटरमिटेंट का इलाज किया जाए तो परसिस्टेंट नहीं होता, यानी कि जो मुस्तकिल रहने वाला हो। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि एक नॉर्मल खांसी है और एक एस्थमा है, ठीक है, आपको उसमें भी खांसी हो रही है। अब आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि यार ये तो नॉर्मल खांसी है, जैसे मौसम बदला ना, मुझे खांसी हो रही है तो मैं ये समझूंगी ये तो नॉर्मल सी खांसी है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये एस्थमा है तो ये मैं अंदाजा कैसे लगा सकती हूँ? देखिए, खांसी और सांस का फूलना, ये 4-5 अलामात ऐसी आती हैं जो कि फेफड़े से मुताल्लिक होती हैं। अब इनके पीछे बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ 2-4 ही हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। लिहाजा अगर किसी शख्स को खांसी रह रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको मौलिज के पास चले जाना चाहिए कि अब उसे पता चले कि ये खांसी हो क्यों रही है। अच्छा, एक चीज़ तो है एस्थमा, जिसके अंदर भी खांसी होती है सांस की तकलीफ से पहले, यानी कि इब्तिदाई अलामात होती हैं। तो वो खांसी, उसको हम कहते हैं कफ वेरिएंट एस्थमा, मतलब वो दमे का शिकार हो रहा है मरीज, लेकिन उसकी अलामात में भी सांस की खराबी नहीं है, अभी सिर्फ खांसी है, ठीक है, तो वो कफ वेरिएंट एस्थमा होता है, उसको भी हम एस्थमा की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन जो आजकल के मौसम में वायरल इन्फेक्शंस आते हैं और चले जाते हैं, वो खांसी छोड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि पोस्ट वायरल कफ हो गई है। पोस्ट वायरल कफ का इलाज है, अगर किसी को बहुत ट्रबलसम है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत परेशान है वो अपनी खांसी से, तो उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर उसका इलाज ना भी किया जाए तो वो अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत से उसको तकरीबन 2 महीने के टाइम में ठीक कर पाता है, इससे कम में वो ठीक नहीं होती। उसमें मरीज को कुछ नहीं होता, बस खांसी होती है, सफ़ेद बलगम या कभी बलगम के बगैर भी खांसी होती है, और उसका इलाज किया जाता है। लेकिन जो एक बात ख़ास आम को पता होनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो खांसी का इलाज नहीं है। जी। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बार बार सिर्फ खांसी के लिए गलत है। खांसी का इलाज होता है, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स से नहीं होता, वो दूसरी अद्वियात से होता है। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरस के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं करती हैं, लिहाजा वायरस आके चला गया। अब आप सिर्फ खांसी के लिए, उस खांसी के लिए जिसमें बुखार नहीं है, जिसमें बलगम पीला नहीं है, हल्का सफ़ेद ट्रांसपेरेंट या सब्ज रंग का आ रहा है, कोई बात नहीं, ये एलर्जिक अलामात हैं कि इस रंग का बलगम आए। हाँ, पीले रंग का बलगम है, खांसी के साथ बुखार है, तो फिर उसके अंदर ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक्स की, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है हमारी माशरे में, और एंटीबायोटिक्स की इजादात कम हैं। तो ऐसा ना हो कि एक वक्त आए हमारे बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल में एंटीबायोटिक्स ना रहे इस्तेमाल करने के लिए, लिहाजा ये खांसी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि बच्चे जो है वो भी एस्थमा का शिकार हो सकते हैं? ये चीज़ इनहेरिटेड होती है कि आपके बाप दादा में है, या आपकी माँ को है, या आपके नानी को है, और फिर जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें भी ये चीज़ देखी जाती है, ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है, और ज़्यादातर वक्त एस्थमा इनहेरिटेंट ही होता है, ज़्यादातर मौरूसी ही होता है। अक्सर औकात बच्चों को बचपन से ही तकलीफ होती है, जिन लोगों को बड़ी उम्र में तकलीफ होती है उसका मतलब ये होता है कि उनको वो एक्सपोजर मिला नहीं था जिससे वो एलर्जिक थे। ये एक तरह की एलर्जी है, मगर ये सीने में उतर गई। जब सीने में उतर गई तो इसका दमे की तरह से इलाज होगा। जिन लोगों को बचपन से, जैसे 3 साल की उम्र से, 2 साल की उम्र से अस्थमा होता है, वो अक्सर औकात जब वो 12, 13, 14 साल की उम्र तक पहुंचते हैं वो ठीक भी हो जाता है, मगर ज़रूरत इस बात की है कि उस वक्त भी प्रॉपर इलाज हो रहा हो, ताकि अंदर सूजन, अंदर जो सोजिश है वो ख़त्म रहे पूरे वक्त। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है। डॉक्टर साहबा, कता कलामी की माजरत, मुझे ये बताएं कि 2 या 3 साल के बच्चे को अगर अस्थमा है तो माँ को कैसे पता चलेगा कि ये अस्थमा है, ये नॉर्मल खांसी है? मतलब वही प्रोसीजर कि 2-3 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएं? बिल्कुल, एक तो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। दूसरे, सीने में आवाज़ सुनी जाती है, जब हम आवाज़ सुनते हैं सीने में तो हमें पता चलता है कि इसमें सीटी की आवाज़, जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में वीजिंग कहते हैं, वीजिंग आ रही है। तो जब किसी को वीजिंग आ रही होती है तो अगर बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसे हम नेबुलाइजर की एक डोज बताते हैं कि वो ऑब्वियसली इन्हेलर नहीं ले सकता, और अगर वो थोड़ा समझदार बच्चा होता है तो वो इन्हेलर भी लेता है। इन्हेलर लेते हुए बच्चे की खांसी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है और उसको सांस की कोई तकलीफ नहीं होती।
अगर यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे इलाज शुरू नहीं होगा तो ऐसा ऐसा बढ़ती जाएगी। और फिर वो जो एक हमारी ख्वाहिश है कि 13-14 साल की उम्र में इसका अस्थमा मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए, वो ठीक भी नहीं हो पाएगा उस तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इनटेक आपका क्या होना चाहिए, आपकी डाइट क्या होनी चाहिए? फ़र्ज कर लें अगर कोई भी अस्थमा का पेशेंट है तो उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या आप लोग रिकमेंड करते हैं? अच्छा, वैसे तो हमें सिर्फ परहेज़ जो हमसे मरीज़ पूछता है वो हम बोलते हैं कि ठंडा और खट्टा इस्तेमाल ना करें, या अगर कोई फूड एलर्जी है तो जो फूड एलर्जी जिसकी होती है बच्चों में अमूमन मिलती है, उनको चावल से हो सकती है, उनको दही खाने से हो सकती है, लेकिन जिसको होती है सिर्फ उसको ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप ये परहेज़ करेंगे तो आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, आप दही छोड़ देंगे, आप दूध छोड़ देंगे, आप चावल छोड़ देंगे तो आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, ये बात नहीं है। अगर किसी को फूड एलर्जी है तो वो खास तौर पे बताता है कि ये चीज़ खाई थी मैंने, जैसे कुछ लोग मूंगफली से भी एलर्जी होते हैं, ये चीज़ खाई थी मैंने तो इस वजह से मुझे ये तकलीफ होना शुरू हो गई विदिन 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे के दौरान। तो वो तो चलें फूड एलर्जी है, उसके तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें, इवन एडल्ट्स के अंदर भी दमे के अंदर बहुत अच्छा रोल है सी फूड का। अगर आप सी फूड का इस्तेमाल करते हैं, मछली का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉन्स का, झींगों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं कि जो आपको बहुत बेनिफिट देते हैं, आपके रिस्पायरेटरी एपिथेलियम को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये कि बच्चों में ये ज़रूर करना चाहिए कि उनकी क्योंकि वो क्योर की उम्र में, अब वो उनको बेशक हम ट्रीट कर रहे हैं मगर वो क्योर भी हो जाएंगे, कंप्लीट क्योर हो जाएंगे, उनको आगे अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको आगे प्रॉब्लम ना रहे, तो ये कि उनको मछली का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सी फूड आपने कहा ना, और मैं ये चाहती हूँ ज़रा वेजिटेबल और फ्रूट्स के हवाले से भी आप थोड़ा गाइड करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, इवन बच्चे भी नहीं बड़े भी हो, तो हम ये कहते हैं कि जो फ्रूट्स सीजनल फ्रूट है तो बड़ा ज़रूरी है खाना। बिल्कुल खाएं, तो उस हवाले से भी मैं चाहती हूँ आप थोड़ा गाइड करें। अल्लाह ताला ने सीजनल फ्रूट निकाले ही इसलिए हैं कि उसके अंदर वो विटामिन हैं जो उस वक्त की ज़रूरत है। जैसे कुछ लोग जो है ना माल्टे का और कीनू का ही परहेज़ शुरू कर देते हैं कि जी खांसी हो रही है। नहीं, खट्टा बेशक ना खाएं, खट्टे से अस्थमा या दमा तो नहीं होगा मगर गले में खराश हो जाएगी। तो वो गले में खराश अलग चीज़ है जो खट्टा खाने से हो गई, उससे आप थोड़ा सा परेशान हुए या जैसे कहना चाहिए वायरल इन्फेक्शन कोई दोबारा कैच कर लिया, वो बातें अपनी जगह। लेकिन इसमें विटामिन सी है और विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है कि वो आपके एपिथेलियम की रिकवरी करता है। कोई उसमें सोजिश होती है उसको उतारता है, कोई उसमें वूंड होता है उसको हील करता है। तो विटामिन सी को छोड़ने की या मौसमी फल को छोड़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। फल का इस्तेमाल दिन में करना चाहिए, ये एक जैसे कहना चाहिए फूड कोड भी है ना, जो आप मील लेते हैं उसका एक कोड भी होता है कि आप दोपहर के वक्त फल का इस्तेमाल करते हैं, रात के वक्त आप मीठे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कि दिन में लें फल, दिन में दूध लें, दिन में दही लें, ताकि आपको रात को गले में खराश या बेचैनी की शिकायत ना हो और आपकी रात ख़राब ना हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों में से किसी ख़ास परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको हर फल लेना चाहिए, उसके अपने फ़वाइद हैं और वो फ़वाइद आपको मिलने चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, आपने क्या देखा है कि गुज़श्ता कई सालों में ये मरज़ बढ़ा है? क्या आप इसको रेट करेंगी कि 10 में से कितने % लोग हैं इस वक्त जो कि इस मरज़ का शिकार हैं? बेशक जितने पेशेंट्स हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ जो है कहवे पी के या दूसरे तरीक़ा इलाज से अपने आप को ठीक रख रहे होते हैं। ये इसमें बहुत ज़्यादा रोल है हमारी पोल्यूशन का। हमारे दरख्तों की कमी है, मौसम अच्छा नहीं है, एहतियात नहीं है, पोल्यूशन, धुआं, धूल, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। हर दूसरी जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे मिट्टी उड़ती है, उसी के अंदर लोग जो है सफ़र कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इससे बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है अस्थमा के अंदर। लेकिन हाँ, ट्रीटमेंट लेने से मरीज़ ठीक हो जाता है। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो इन्हेलर होता है, जैसे आप भी बता रही थे ना कि हम ज़ाहिरी सी बात है कि बच्चों को तो हम वो नहीं दे सकते ना, बच्चों के लिए तो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जो बड़े हैं वो तो यूज़ करते हैं। वो कितना इफेक्टिव है? कहते हैं कि आदत पड़ जाती है आपको अगर आप एक दफ़ा यूज़ करना शुरू कर देते। ये असल में जो है ना एक मिसकॉन्सेप्शंस हैं। ये पहले इंसुलिन के लिए भी हुआ करते थे, अब इंसुलिन के लिए थोड़े मामलात अच्छे हो गए कि जो है लोग समझने लगे हैं। इस तरह लोग इन्हेलर्स के मुतालिक भी समझने लगे हैं कि इन्हेलर के अंदर फार्मूले हैं, जैसे गोलियों में होते हैं, जैसे शरबतों में होते हैं, फार्मूले हैं, दवाइयाँ हैं वो, और वो लोकल है। जिसे कहें कि आपके हाथ में कोई दाद बनता है तो आप उस पर क्रीम लगाते हैं ना, वो आपके खून में नहीं जाता। जी जी। इसी तरह जो इन्हेलर है, जब उसको आप लेते हैं तो वो फेफड़े में जाता है, एयरवेज पे काम करता है और टोटल डोज में से बहुत मिनिमम डोज उसकी एब्जॉर्ब होती है खून में।
यही वजह है कि उसमें जो फार्मूलाज हैं, अगर आप उनकी गोलियां इस्तेमाल करते हैं, उनके शरबत इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन आप इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, आदत नहीं बन जाती, बिल्कुल आदत नहीं बन जाती। जिन लोगों को इंटरमिटेंट अस्थमा है, उनको तो 1.5 महीने 2 महीने के बाद इन्हेलर बंद करवा देते हैं। तो जब इन्हेलर बंद करवा देते हैं वो उसके बाद इन्हेलर फ्री रहते हैं, बल्कि पूरी मुकम्मल तौर पे ड्रग फ्री रहते हैं बाकी पूरा साल, लेकिन वो इंटरमिटेंट अस्थमा है। अब अगर कोई परसिस्टेंट अस्थमा में लैंड कर ही गया है, अब अगर कोई परसिस्टेंट अस्थमा का मरीज है तो उसको तो इन्हेलर पूरे वक्त चलेगा। और क्यों चलेगा? क्योंकि उसको अच्छा सांस चाहिए जो उसका हक है, तो उसको पूरे वक्त इन्हेलर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आदत बन जाती है। बेसिकली अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा होती है तो आपको लेना पड़ता है और लेना चाहिए भी, क्योंकि आपको सांस लेने का भी लास्ट में शॉर्टली आप कमेंट कर दीजिए, आपका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए कि आप इस चीज़ का शिकार कभी अपनी ज़िंदगी में हो ही ना? आपका मतलब क्या आप रिकमेंड करती हैं? क्या आपको अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में ये चीज़ ऐड करनी चाहिए? अच्छा देखिए, ये मुकम्मल तौर पे तो बस में नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी हुई होती हैं, समझें। ये मुकम्मल तौर पे तो आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से, अगर आपके पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। देखिए, इस्लामाबाद में पोलन की एलर्जी होती है, ठीक है ना। अब पोलन की एलर्जी जिनको बहुत ज़्यादा होती है वो इस्लामाबाद छोड़ देते हैं उस सीज़न के अंदर, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते हैं। कराची में हमारे पास पोल्यूशन और धूल धुएँ का मसला है, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे मुल्क चले गए या किसी दूसरे शहर चले गए, उन्होंने कहा हमें तो तकलीफ ही नहीं हुई, हम लेते थे इन्हेलर, मुस्तकिल लेते थे, हमें ज़रूरत पड़ती थी, मगर हमने इन्हेलर छोड़ दिया और हमें कोई तकलीफ ही नहीं हुई। तो ये कि ये एक मसला है कि आपके पास अंदर एक्शन जाता है तो अंदर से रिएक्शन आता है, जिसको हम दमा कह सकते हैं। या तो आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, आपका एंटीजन चेंज हो जाए, तो आप क्योर हो जाएंगे खुद ब खुद। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद कर रही थी, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। चलें जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और सवाल सभी लोगों से जो इस वक्त हमें देख रहे हैं जी, कि क्या आप जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, और अगर हाँ आप मुब्तला हैं तो आप तन्हा नहीं हैं, क्योंकि जो बहुत सारे लोग एज फैक्टर के हवाले से उम्र की चौथी और 5वीं दिहाई में अक्सर अफराद ऐसे होते हैं जो कि इस तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। दर हकीकत उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ जो होती हैं ना आपकी, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए डॉक्टर शुरू से कहते हैं जी आप कैल्शियम का इंटेक बड़ा ज़रूरी बनाएं। अच्छा जी, हड्डियाँ वीक होती हैं जिसके बायस जोड़ों का दर्द लोगों को अपना शिकार बना लेता है। अब ये जोड़ों का दर्द है, स्पेशली विंटर्स में, ये बड़ा खुल के सामने आता है। इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या आपको एहतियात करनी चाहिए, क्या आपका इंटेक होना चाहिए, कि बड़ा ज़रूरी है ना। तो इसी पर बात करने के लिए हकीम शाह नज़ीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। हकीम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग कहिएगा। सर्दियों में तो वो कहते हैं जी जोड़ हमारा दुख रहा है, तो ये जो जोड़ दुखता है, इसका क्या हल है, क्या होता है हमारे किचन में कि हम बड़ी आसानी से डॉक्टर के पास जाने के बजाय इसका कोई इलाज घर में निकाल लें? देखिए, जब जोड़ों का दर्द शुरू होता है तो याद रखिएगा पहले घुटने के पीछे के हिस्से से शुरू होता है और फिर उसके बाद आस्ते आस्ते ये फ्रंट पे आता है। इसमें टक टक की आवाज़ आती है और घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। चलते हैं तो यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। कहीं पे बैठ जाते हैं तो चीज़ें पकड़ के उठते हैं, जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है, ज़ोर लगा के उठते हैं। और दूसरा ये है कि कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ने शुरू हो जाते हैं और चलते हुए सांस फूलने लग जाता है, अपने पाँव भारी महसूस होने लग जाते हैं। जब घुटनों में सूजन आ रही हो तो ये रोमेटाइज अर्थराइटिस होती है, और एक होता है कार्टिलेज का कम हो जाना, जो अर्थराइटिस होती है। तो इसमें यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक खोखलापन आ जाता है, इसमें ऑस्टोप्रोसिस की तरफ भी पेशेंट चला जाता है, जैसे हड्डियों का बुरबुरापन कहते हैं। तो आज इसको क्योर करने के लिए देखें, जिस तरह भी आपने स्टार्ट में ही कह दिया था कि कैल्शियम का इस्तेमाल करें, विटामिन डी का इस्तेमाल करें, लाजमी करें, और कोशिश कीजिए कि घर की चीज़ें बना के इस्तेमाल करें, जैसे सब्जियों का इस्तेमाल करें, जैसे टिंडा, तुरई, लौकी, अरवी, भिंडी, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो लेसदार होती हैं। और दूसरा यह है कि इसको ठीक करने के लिए एक 4-5 चीज़ों का मैं नुस्खा बता रहा हूँ, आप इसे घर पे बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम ले रहे हैं वो ये है सफ़ेद मूसली। ये साबुत है, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसका वज़न आप लेंगे 50 ग्राम। ये इसका पाउडर है, ये 50 ग्राम। और दूसरी चीज़ है ये सिंघाड़ा है, बहुत मशहूर है, रेडियो पे भी मिल जाता है, पथारों पे भी मिल जाता है, आजकल बहुत मौसम है इसका। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इसका पाउडर लिया हमने। ये है अजगन नागोरी, इसमें विटामिन B12, B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम।
ठीक है। ये एक चीज़ है, सिंघाड़े की शक्ल की है, लेकिन ये दूसरी चीज़ होती है। ये सुरनजान शीरी है, इसकी शक्ल सिंघाड़े जैसी होती है, लेकिन इसका वज़न हम लेंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम। सही है। इन तमाम को मिला लीजिए, बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। और इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमकीन, कोई मीठा नहीं है। और महक आपने देखा होगा अक्सर लोगों को। ये आप कितने दिनों के लिए महफूज कर सकते हैं ये पाउडर? ये 2 महीना 3 महीना बना लें आप, कोई नुकसान नहीं है। इसे कम से कम 2 ढाई महीना 3 महीना इस्तेमाल ज़रूर करना है। फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा। 5 दिन में आपकी तकलीफ़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, लेकिन इसको रोकना नहीं है। ये इंशाल्लाह आस्ते आस्ते ये जो कार्टिलेज ख़त्म हो गया, ये इसको बनाना शुरू कर देती है। दूसरा, आपने देखा होगा घर में लोग कहीं पे भी पेन होता है तो अपना पेन किलर ऑयल लगाते हैं, किसी भी किस्म का, कोई ऑलिव ऑयल लगाता है, कोई क्या लगाता है। तो आप अपने घर में अपना पेन किलर ऑयल किस तरह बनाएंगे? आपने लेना है लौंग का तेल। ये लौंग का तेल है 30 ml। ठीक है। ये दालचीनी का तेल है, ये भी आपने लेना है 30 ml, 30 ml। और इसमें सिर्फ एक बूटी आती है, ये रतन जोत के नाम से आती है, रतन जोत। ये हमने डाला और इसे 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया, पेन किलर आपके अपने घर में तैयार हो गया। और ये आप टांगों में, कमर पे, कंधों में, कहीं पे भी दर्द हो, आप इसकी मसाज करें, कपड़ा लपेट दें, 10 से 15 मिनट में आपके पेन में आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, अक्सर हमने ये देखा है कि आप नमाज के लिए जब आप रुकू में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, या आप बहुत देर बाद चलने के बाद बैठ रहे हैं, तो आपके घुटने चटकते हैं, यानी घुटनों में से आवाज़ आती है, एक कड़क ऐसी आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ किस चीज़ की तरफ इशारा करती है? कि आपके घुटने वीक हो चुके हैं, या मतलब क्या किसी आप बीमारी का शिकार है? क्योंकि हम अमूमन ख़वातीन जो है वो तवज्जो नहीं देती ना इस चीज़ को, कहती हैं अच्छा ठीक है खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा हो? लेकिन जब घुटनों में, जॉइंट्स में आपके विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होगी तो इसमें टक टक की आवाज़ आती है। आवाज़ आना इतना मसला नहीं होता, लेकिन उसमें दर्द नहीं होना चाहिए। और मैंने ये स्टार्ट में एक बात कही कि जब घुटनों में गैप आता है तो इसमें टक टक की आवाज़ आती है, थोड़ा तेज़ चलते हैं यूँ लगता है घुटना टूट रहा होता है। ये एक जॉइंट्स की प्रॉब्लम है आपकी। तीसरी चीज़ ये है कि आप घिर जाते हैं, आपको उस वक्त पता नहीं चलता, आप अपने काम पे लग जाते हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद आपकी कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है, जिसमें L4 और L5 के मोरे जो हैं वो आपके दब जाते हैं। इसको शाटिका पेन भी कहते हैं, आम उर्दू लफ्ज़ों में अर्कुल निसा का दर्द कहते हैं। जो नुस्खा मैंने अभी बनाकर दिखाया है ये उसमें भी काम करेगी, ये सर्वाइकल पेन में भी काम करेगी, जिनके गर्दन के मोरे जो हिल जाते हैं, जिसमें लेटते और बैठते चक्कर महसूस होते हैं, और कभी कभी हाथ भी सुन्न होते हैं। जब S1 का मोरा दबता है तो हाथ या पाँव भी सुन्न होते हैं, तो ये उसको भी क्लियर करेगी। अच्छा हकीम साहब, हमने अक्सर यही सुना है कि लगाने से बेहतर है कि आप खा लें, वो खाया हुआ आपके चेहरे पे भी नज़र आता है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनमें विटामिन डी की कमी है या जिनमें कैल्शियम की कमी है, वो क्या अपनी जो है डाइट उसमें शामिल किया करें? देखें महक, जो आपने भी एक बहुत अच्छी बात बताई, प्रॉब्लम आपके अंदर मौजूद है, तो वो खाने की चीज़ से दूर होगी। लगाने की चीज़ से बाहर का जो पेन है हल्का फुल्का, वो आपके लिए थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है, खत्म होगा। लेकिन आप अगर खाने की, जैसे मैंने अभी बताया, सफ़ेद मूसली में विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है, और दूसरा ये है कि सिंघाड़ा में कैल्शियम है, अजगन नागौरी में विटामिन B12 B6 पाया जाता है। तो आप ये चीज़ें, आपकी मिनरल्स इससे पूरी होती जाती हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं, आपकी सब्जियाँ मिलती हैं, भिंडी अरवी है, इसमें लेसदार होती हैं, ये हड्डियों का गुदा भी पूरा करती है। अच्छा, यानी वो सब्जियां जो कि लेसदार है, आपको उनका इस्तेमाल ज़्यादा रखना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, अक्सर हमने देखा है कि आपकी जो उंगलियों के जोड़ हैं, अक्सर हमने देखा है ना कि लोग ऐसे उंगलियां जो है वो तोड़ते मरोड़ते हैं अपनी, उसमें से पटाखों की आवाज़ें आना शुरू होती हैं, तो वो एक टाइम पे आपकी उंगलियों को टेढ़ा कर देती हैं, या आपकी उंगलियों के ये जो छोटे छोटे जोड़ हैं इसमें भी दर्द पैदा कर देती हैं। ये वक्त के साथ साथ या उम्र के साथ साथ ही मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है कि उनकी उंगलियों के जोड़ों में दर्द होती है। तो हकीम साहब, इसका क्या इलाज है? या इस, वो कहते हैं ना, हमारे तो बड़े ही कहते हैं कि उंगलियों से पटाखे नहीं निकालने चाहिए, उनको चटकना नहीं चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर होते हैं कुछ लोग। देखिए, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो उंगलियाँ यूँ मुड़ जाती हैं, या पाँव की भी उंगलियां एक दूसरे के ऊपर यूं करके आ जाती हैं, ऐसे करके आ जाती हैं। तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से होती हैं। विटामिन डी की वजह से टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, याद रखिएगा।
तो इसलिए अपना चेकअप वक्त से करवाना चाहिए। अगर किसी के वालिदैन में, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विरासत से आती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, ये चीज़ें। इसी तरीके से अर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द भी है, ये विरासत से चलता हुआ आता है। तो अगर किसी की विरासत में हो तो वो हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें, अपना विटामिन डी और कैल्शियम। आजकल तो विटामिन डी जो है पहले ख़वातीन में कम होता था क्योंकि वो सारा दिन घर पे रहती थी, आजकल मर्द हज़रात का भी कम हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है वो सीने पे बोझ महसूस होना, सांस फूलना, कमज़ोरी फील करना, सुस्ती, काहली होना, कहीं जाने को मन नहीं करता हो, तो ये विटामिन डी की कमी की निशानी होती है। ठीक। अच्छा हकीम साहब, लास्ट में मुझे ये बताएं कि एक टाइम था हम कहते थे जोड़ों का दर्द, अच्छा आप अगर 50 प्लस 60 प्लस है ना तो आपको जोड़ों का दर्द तब उठता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी तो हम अपने टीनेजर्स को देख लें, 25 26 ईयर्स के वो हुए या 30 प्लस पे वो गए या 40 प्लस पे वो गए, वो बेचारी माएँ जो कि आफ्टर डिलीवरी वाले टाइम से गुजर रही होती हैं, इतनी यंग एज में जोड़ों का इतना ख़तरनाक दर्द उठना, आपको वजह क्या लगती है इसकी? महक, मैं अपनी लाइफ में, मैं अपनी क्लिनिक्स पे भी, बाहर भी, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 18 साल 20 साल के हैं जिनको आर्थराइटिस हुआ, जोड़ों का दर्द हुआ। और दूसरा ये है कि इसकी एज अब कोई नहीं है। पहले एक एज होती थी कि 45 साल के बाद मर्दों को होती थी, ख़वातीन में 40 साल बाद होती थी, तो अब वो चीज़ नहीं है। अब ये किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अपना ख्याल रखा करें, गैर ज़रूरी चीज़ें, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए। दूसरा ये है कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और थोड़ा वॉक किया करें, चला फिरा करें। आप अपने आप को सुस्त ना करें, आप गिराएं नहीं। आप लेट गए तो समझो लेट ही गए। जाहिर है ना, आपकी बॉडी एक मशीन है, जब तक आप इसको हरकत में रखेंगे वो मशीन बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी। बेहद शुक्रिया हकीम साहब, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू बड़ी अच्छी आपने टिप्स दी। चलें जी, अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और अपने मुआशरे की एक ऐसी हकीकत की बात करते हैं जिसे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि बहुत सारे यंगस्टर्स के अलावा मैच्योर लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको देख के हमें कहना चाहिए कि हम इनसे सीख सकते हैं, वो हमें बेरा रवि का शिकार नज़र आते हैं। माँ बाप अपनी औलाद की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करती है ताकि वो मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बन सके, एक ऐसा मुअज़्ज़िज़ इंसान बन सके जिसकी सब तारीफ़ करें, इज़्ज़त करें। लेकिन आज का जो नौजवान है वो बेरा रवि की तरफ गामज़न है, उसका शिकार है। बेरा रवि ने हमारे मुआशरे की एक बहुत बड़ी और काबिल नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, गलत काम ले सकते हैं, गलत लोगों में उठना बैठना ले सकते हैं, किसी भी तरह की बुराई ले सकते हैं। अच्छा, जब जो शख्स बेरा रवि का शिकार है वो बुराई को बुराई नहीं समझता, वो शायद इतना ढीठ हो चुका होता है या उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ होती है, ये वो क्या सोचता है ये उस शख्स को ही पता है। लेकिन हमारा काम है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को एजुकेट करें, उन्हें अवेयर करें कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को कितनी तबाह कर देती है। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर फरहाना ओवैस इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से मैंने बात की ना हमारी नौजवान नस्ल, चले वो तो नौजवान नस्ल एक अलग है जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे मैच्योर लोग हैं, स्पेशली मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि आजकल हमने देखा डिवोर्स, खुला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी एक वजह ही होती है जी कि आप शादी के बाद जो है आपके अफेयर चल रहे हैं, शादी के बाद भी जो है आप अपने रिश्ते के साथ वफादारी से नहीं चलते, तो ये भी एक बेहरा रवि की ही किस्म में आ जाता है। तो इस तरह के लोगों के दिमाग में क्या होता है? क्या उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं होता या उन्हें लगता है कि जी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ज़िंदगी जैसे चल रही है चलती रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया महक, आपने एक बड़े एक इम्पॉर्टेंट इशू पे जो है बात शुरू की है और इस वक्त जो है ये हर घर का मसला है कि हम एक तरफ तो बात करते हैं कि हम जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की हदों को छू रहे हैं और दूसरी तरफ हम अखलाकी पस्तियों में चलते चले जा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह जो है, अगर आप कोई भी बुराई देख लें, जितनी बहुत सारी चीज़ों का आपने जिक्र किया है, मैं समझती हूँ कि ये दीन से दूरी है। क्योंकि चाहे आपके रिश्तों के हवाले से बात हो रही हो, आपके मामलात के हवाले से बात हो रही हो, आपके माशरे के हवाले से बात हो रही हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये अगर आप दीन के करीब रहते हुए इनकी एक तरबियत ले लेते हैं तो बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो जन्म लेती ही नहीं है। जैसे आपने रिश्तों की बात की या जैसे आपने मामलात की बात की, तो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कितनी खूबसूरती से बता दिया कि वालिदैन की जो है आपने इज़्ज़त करनी है, उनका एहतराम करना है, आपने अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, आपने सोसाइटी में किस तरह मूव करना है, आपने ख़ुद अपनी ज़ात की तरबियत कैसे करनी है। अगर आप अपने वालिदैन के साथ रहते हुए अच्छी तरीके से तरबियत याफ्ता हों, जो कि दीन ने हमें बता दी है, तो हम कभी भी बुराइयों की तरफ नहीं जा सकते, हम बुराइयों का सोच भी नहीं सकते।
तो यकीनन हम दीन को उस तरह से नहीं ले पा रहे हैं जैसे कि हमें कहा गया है, जिसकी वजह से तमाम मामला चल रहे हैं। और फिर हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम लोगों के ऊपर कोई फ़िक्र फाका होगा, बल्कि मुझे फ़िक्र इस बात की है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर खोल दी जाएगी, यानी तुम्हें दुनियादारी जो है ना बहुत आसानी से मिल जाएगी। और जो जिस तरह तमाम उम्मतों का कोई ना कोई फितना रहा है, तो आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत का फितना जो है वो माल है। तो तुम माल को इकट्ठा करने में या दुनियादारी में इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे कि तुम दीन को भूलते चले जाओगे। तो हमने अपने आप को ना दुनियादारी में, दुनिया के मामलात में इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हम दीन की बुनियादें जिनको कहते हैं उनको भूल गए हैं और उनको इख्तियार नहीं करते ज़िंदगी में, अपने मामलात में, अपने किरदार में, अपने जो रिश्ते हैं उनको देखते हुए भी। तो इस वजह से ये तमाम ख़राबियाँ हो रही हैं। अगर हम दीन के करीब होंगे, अगर हम ये जान लेंगे कि हमें जो एक हमारे नबी का उसवा हसना क्या है और उन्होंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, तो कभी भी हम इन मामलात को इस तरह से नहीं देखेंगे जो हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगेन वही बात कि हमारे दीन ने तो बड़ी खूबसूरती से हमें हर रिश्ते के बारे में बताया, हमें हर चीज़ के बारे में बताया। आई डोंट थिंक सो कहीं कोई कमी बेशी है कि हम ये कहें कि जी हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। हमारा दीन मुकम्मल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी नौजवान नस्ल है उसका इस तरीके से गलत ट्रैक पर चलना एक अलार्मिंग कंडीशन है। आई थिंक ये वक्त है कि शायद घर में आपका ब्रॉटअप, आपकी ग्रूमिंग अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने खुद तो अपने ऊपर तवज्जो नहीं देनी, जाहिर सी बात है। या तो बड़े दे सकते हैं, माँ बाप देख सकते हैं, या दादा दादी देख सकते हैं। तो ये अब मेरे ख्याल से उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएं बच्चों की ग्रूमिंग के मामले में। देखिए, ये एक ट्रायंगल होता है। बच्चा जो है वो एक तरफ उसके वालिदैन होते हैं, एक तरफ उसके असातिज़ा इकराम होते हैं। मैं ये ज़ाती तौर पे महसूस करती हूँ कि ये जो दोनों एक हमारे पास मौजूद हैं, एक हम जिसको हम कहते हैं कि हमारी ग्रूमिंग करने के लिए अल्लाह ताला ने इदारे हमें दे दिए हैं, वालिदैन का और एक तरफ असातिज़ा इकराम का, दोनों में कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हम देख रहे हैं। हमारे जो वालिदैन हैं इस वक्त उनका फोकस सिर्फ ये है कि आप दुनिया में इतनी आला तालीम हासिल कर लें कि दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, आप कोई भी काम करने के काबिल हो सकें। लेकिन इसके साथ साथ वो अच्छा इंसान बनने पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर वो एक बच्चे को ये तरबियत दे रहे हैं कि तुम बेहतरीन आला अंग्रेज़ी तालीम हासिल करो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे आका ने भी हमें ये कहा था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, लेकिन उसके साथ साथ आपने तरबियत की बात भी की थी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की बात की थी तो आपने अदब की बात भी उसके साथ की थी। अगर आपके पास अदब ना हो तो फिर आप दुनिया के कामों को भी अच्छे तरीके से लेकर नहीं चल सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो मनशियात की तरफ जा रहे हैं, नशे के कामों में पड़े हुए हैं और वो उसको बुरा नहीं समझ रहे हैं। आपस के ताल्लुकात को वो खेल समझते हैं कि अगर एक रिश्ता नाकाम हो गया, यानी अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी भी और तरह के ड्रग एडिक्ट हैं, तो ये एक फैशन के तौर पे इवन यूनिवर्सिटीज में बड़ा जो है चीजें देखी जा रही हैं। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये वो तरबियत है जो इब्तदाई 7 सालों में हो जाती है, जिसके लिए हमारे आका ने कहा था कि इब्तदा की जो 7 साल हैं बच्चों को बादशाहों की तरह रखो, यानी उनके साथ वो तमाम काम करके उनको दिखाओ जिनको वो तुमको देखकर सीख सकें। देखिए, तरबियत में कभी भी आप अगर बच्चे को कहेंगे ना कि ऐसे करो और वैसे करो, वो नहीं सीखेंगे। बच्चा हर वो काम सीखेगा जो वो माँ को और बाप को करते हुए देखेगा या अपने उस्ताद को करते हुए देखेगा। इस वक्त जो वालिदैन हैं वो दुनियादारी में, माल और दौलत इकट्ठा करने में दोनों मसरूफ़ हैं, वो पूरी तरह टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जो असातिज़ा इकराम है वो सिर्फ किताब तक महदूद हैं और किताब में भी वो सिर्फ ये कहते हैं कि शायद चंद सूरतें पढ़ लेने से दीन हासिल हो गया। दीन ये नहीं है। दीन ये है कि आपकी माशरत आपको मुकम्मल सिखाई जाए, अखलाकियात का एक मुकम्मल आपको पैकेज दिया जाए रसूल पाक की सीरत तैयबा के हवाले से, और आपको दिन रात के मामलात आपको किस तरह लेके चलने हैं, ज़िंदगी में हर कदम पर मुश्किल में और खुशी में आपको किस तरह से बिहेव करना है। दीन आपको ये सिखा रहा होता है। झूठ नहीं बोलना है, वादा पूरा करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, आपने बड़ों का अदब करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या बताया है, कुरान का तर्जुमा क्या है, रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, बच्चों को किस तरह टाइम दिया है, बीबी फातिमा की तरबियत किस तरह फरमाई है, जिन्होंने हसनैन करीमैन जैसे शहजादे जो हैं वो आगे दुनिया को दिए। तो जब तक हम वो तमाम चीज़ें बार बार नहीं दोहराएंगे और उनको बताएंगे तो वो कभी भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहिबा दुरुस्त फरमा रही हैं। और फिर उसमें वही बात है कि आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इन चीज़ों में। बेहद
बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद कर रही थी। चलें जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ मेजबान और अदाकारा, हम सबकी फेवरेट नादिया खान ने पाकिस्तान में तलाक की शरह बढ़ने की जो उनकी नज़र में वजह है वो उन्होंने बताई है। एक पॉडकास्ट में उनका ये कहना था कि शादियाँ टूटने की एक वजह बेवफाई है। अब आई थिंक मेजर रीज़न भी यही है। नादिया खान ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करती हैं, उनसे बात करेंगे। नादिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा नादिया, आपका जो ये एक वो था नुक्ता नज़र था, आपका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी डिवोर्स रेशो जो है वो क्यों बढ़ रही है पाकिस्तान में, वो उसकी एक मेजर रीज़न बेवफाई है। मेजॉरिटी लोगों को भी ये लगता है कि जी शादी के बाद भी अफेयर्स चल रहे होते हैं। आई डोंट नो कि लोग एक दूसरे से खुश क्यों नहीं होते, और ये जो अफेयर्स चलाने वाला सीन है वो आपके डिवोर्स की वजह बनता जाता है। जी दैट्स ट्रू, क्योंकि देखिए पहले किसी से करना मुश्किल होता था कि जो भी ख्याल होते थे ऐसे वो इंसान के दिल में ही रह जाते थे, क्योंकि डर होता था कि भाई मैं एक लड़की से कांटेक्ट कैसे करूं। आई रिमेम्बर कोई कार्ड फेंक के चले गए, नंबर ढूंढ रहे हैं। अब किसी से रब्ता करना बहुत आसान हो गया, आपने सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी को भी ढूंढ लेते हैं, बात शुरू कर देते हैं, और छुपाना भी आसान हो गया। अगर ये शादीशुदा आदमी जो कि ज्यादा इस वक्त इन चीजों में इन्वॉल्व है, उनको ज्यादा ही कोई तकलीफ है कि यार लाइफ में कुछ थ्रिल होनी चाहिए। अब उनको थ्रिल जो है वो इस चीज से चाहिए। उसमें आपको मैं बताऊं, पीयर प्रेशर और पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि स्कूल कॉलेज के बच्चे ही इन्फ्लुएंस का शिकार होते हैं। नहीं जी, बहुत सारे मैरिड मैन हैं जिनके दोस्त कहते हैं यार मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी भी होनी चाहिए। वो ज्यादा खराब करते हैं कि अरे मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, तो मैं ऐसी पार्टी पे लेके चलता हूँ। तो आप जो समझ रहे हैं कि मियाँ सिर्फ मर्दों में बैठे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती हैं जिसमें कुछ लड़कियां ऐसी आई होती हैं जिनका सिर्फ मकसद ये होता है कि इनके साथ थ्रू हो जाएं। बंदा कमाता है, सेटल्ड है, मैरिड मैन इज एन इजियर टारगेट। और आदमी भी जो है बिल्कुल दे आर रेडी फॉर द एडवेंचर, और उनके लिए वाइफ इज नॉट इनफ। मोस्टली मैं आपको ये बता रही हूँ, कुछ होंगे डिसेंट वफादार लोग भी, लेकिन मेजॉरिटी इस वक्त जो है आदमी जो मैरिड हैं, सेटल्ड हैं, उनको किक चाहिए लाइफ में, उनके लिए एडवेंचर और थ्रिल है। शर्म की बात है, बट दैट्स द केस। सही। अच्छा, तो नादिया, जो इतनी रसाई मुमकिन हो गई है चीज़ों तक, मेरे ख्याल से रीज़न ये भी है। क्या रीज़न है? जी जी, ये रीज़न है जो चीज़ों तक इतनी रसाई। सोशल मीडिया आप देख लेना कि आप इजीली किसी से भी फेसबुक पे चैटिंग शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे चैटिंग शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बहुत आसान हो गया है। मैं अपने हस्बैंड की बात करती हूँ, हमारी शादी हुई अभी, सबको दुनिया को पता है, और जिस दिन से शादी हुई उनको इतनी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं खवातीन की, और मैरिड खवातीन, वी आर लोनली, पता है हम क्या करें। तो वो मुझे दिखा रहे होते हैं यार ये बीबी ये इतनी, मतलब इनको क्यों मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है, दे आर नॉट माय फ्रेंड्स। तो पूछते हैं भाई आपको मैं जानता नहीं हूँ, आप क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही हैं। लेकिन मैं हैरान होती हूँ, रात 11 बजे के बाद शादीशुदा आदमियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट औरतों की आनी शुरू हो जाती हैं। उनमें से कुछ सिंगल हैं, कुछ मैरिड भी हैं। मैं ये मतलब क्या हो रहा है? यही आपसे पूछना चाह रही थी, ना सिर्फ मैरिड मर्द, हमने देखा कि मैरिड खवातीन भी हमें इन्वॉल्व नजर आती हैं। जी जी, बिकॉज उनके हस्बैंड्स बहुत बिजी हैं, उनको टाइम नहीं दे रहे, या उनको लगता है कि भाई जो वो चाह रही है उनको वो नहीं मिल रहा। मतलब एवरीबडी वांट्स अ थ्रिल कि कुछ यार एडवेंचर, कुछ ये होना चाहिए। अच्छा, अगर और आप बहुत सारी औरतों को जिनको शक होता है अपने मियाँ पे, वो कहती हैं चलो फिर मैं भी एडवेंचर करती हूँ। ये तो कोई जो खौफ खुदा है ना, सबसे बड़ी बात ये वो खत्म हो गई। बिल्कुल, आपको शर्म नहीं आती। अच्छा नादी, तो आपकी नजर में इसका हल क्या है? एक अच्छा रिश्ता जो कि बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से शुरू होता है, हम उसको बचाना चाह रहे हैं, तो उसका हल आपकी नजर में क्या है? बस सजाएं खत्म हो गई हैं जी। देखा जाए तो इस्लामी तौर पे इनफिडेलिटी की बहुत बड़ी सजा है। पहले सजाएं होती थी और ओपनली होती थी, चाहे चोरी हो, चाहे कत्ल हो, चाहे इनफिडेलिटी हो, सबके सामने सड़क के बीच में होती थी ना। लोगों में खौफ होता था कि भाई उसको कोड़े पड़े हैं, भाई डर के रहो। अब कोई डर ही नहीं है, क्योंकि इन चीजों की क्या सजा है? कभी हमने देखी सजा होते हुए किसी को इनफिडेलिटी पे? तो क्या खौफ है? ज्यादा सदा होगा बेगम घर छोड़ के चली जाएगी, बच्चे लेके चली जाएगी, मियाँ की ऐश। तो अब इस चीज का भी खौफ नहीं रहा ना, अब इस चीज का भी खौफ नहीं रहा, क्योंकि शायद मर्दों को भी ये पता है कि जी दूसरी आसानी से मिल जाएगी, और खवातीन को भी ये पता है कि जी ठीक है अगर हम खुला ले लेते हैं तो हम बाद में कोई अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रांग बंदा ढूंढेंगे। बेहद शुक्रिया नादिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। और कोई भी रिश्ता हो उसको मोहब्बत से चलाएं, कॉम्प्रोमाइज करें, सेक्रीफाइस करें, जिंदगी ऐसे ही चलती है। आज के प्रोग्राम से इतना, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।